हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम करेंगे अमेरिकन लिटरेचर की पार्ट 2। तो अमेरिकन लिटरेचर का पार्ट 2 यानी कि क्लास सेकंड हम यहाँ पर आज करेंगे। देखिए, इससे प्रीवियस क्लास जो हमने की थी उसमें हमने 8 राइटर्स को यानी 8 अमेरिकन पोइट्स को कंप्लीट कर लिया था। इतना एचटेट के लिए, केबीएस के लिए, एनवीएस के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उतना ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नेट के लिए हम अलग से हर एक राइटर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो देखिए हेनरी डेविड थोरो, ये हमारा 9th पोइट रहेगा, अमेरिकन पोइट। ये क्या थे? अमेरिका के एक फेमस ऑथर थे, एक फेमस पोइट थे, एक फेमस फिलोसफर थे, एबोलिशनिस्ट थे और नेचुरलिस्ट थे, ट्रांसजेंडरलिस्ट भी थे ये अमेरिकन। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो फिलोसफर थे ये, इनकी फिलोसफी से बहुत से लोग प्रभावित हुए। यहाँ तक कि इंडिया में भी बात करें तो इनकी फिलोसफी से महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जिन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया था। हेनरी डेविड थोरो है जो, ये क्या थे? सबसे ज़्यादा सिविल डिसओबीडियंस का ये समर्थन करते थे और इंडिया में इससे प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी और लियो टोल्स्टॉय वगैरह जितने भी फेमस पॉलिटिशियन रहे हैं सिविल डिसओबीडियंस से रिलेटेड, वो सभी इनके वर्क्स से प्रभावित हुए थे, जिनमें से इन्होंने एक वर्क भी लिखा है इस पर। तो वो कौन सा है? सिविल डिसओबीडियंस, इनका मोस्ट फेमस वर्क है ये। उसके बाद देखिए ये एबोलिशनिस्ट थे। अब एबोलिशन होता है दास प्रथा। क्या होता है एबोलिशन? दास प्रथा। तो ये देखिए दास प्रथा के कट्टर विरोधी थे, इसलिए इनको फेमस एबोलिशनिस्ट भी कहा जाता है अमेरिका का। और देखिए ये नेचुरलिस्ट थे। ही हैज़ बीन कॉल्ड द पोइट नेचुरलिस्ट। तो देखिए इनको क्या कहा जाता है? द पोइट नेचुरलिस्ट। ये आपको याद रखना है, द पोइट नेचुरलिस्ट के नाम से इनको जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए ये ट्रांसजेंडरलिस्ट मूवमेंट से भी प्रेरित रहे हैं और उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद बात करें तो देखिए हेनरी डेविड थोरो है, ये अपने ब्रदर जोहन के साथ ये कहाँ पर गए थे? ये कॉनरॉड रिवर पर विजिट करने गए थे। वहाँ पर इन्होंने, इनकी एक यात्रा थी, तो इससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने अपने कॉनरॉड रिवर है जो, उसको इन्होंने अपने मोस्ट फेमस बुक वाल्डन में इंक्लूड किया। तो ये वाल्डन है जो इनकी मोस्ट फेमस बुक है जो हम आज करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो ये देखिए जो वाल्डन है इसमें क्या कहता है पोइट, तो इसकी समरी हम बाद में जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो हेनरी डेविड थोरो है इसके जो मेजर वर्क्स कौन से हैं। हमें करना है सिर्फ वाल्डन और सिविल डिसओबीडियंस, और आप ये खुद करना, सिविल डिसओबीडियंस में कुछ नहीं है, सिर्फ वही विचार जो कि गांधी के थे वही इन्होंने यहाँ पर बताए हैं, सविनय अवज्ञा के। और यहाँ पर देखिए जो वाल्डन है यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। अगर इसकी बात करें तो सिर्फ हमें इनके वर्क के बारे में पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं। तो देखिए वाल्डन इनकी बुक का नाम है। और देखिए जो ये बाकी के लिखे हुए हैं ये इनके फेमस एसेज है, ये इनके फेमस एसेज है जिसमें द सर्विस, पैराडाइज टू बी रिगेन्ड, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सर वाल्टर रैले एंड द लास्ट डेज ऑफ जॉन ब्राउन, द प्ली ऑफ जॉन ब्राउन भी इनका एक ऐसे है, ये आपको याद रखना है। द फॉल ऑफ द लीफ और लाइफ विदाउट प्रिंसिपल, समर, विंटर, ओटम, ये इनके अलग अलग वर्क है। समर अलग है, विंटर, ओटम। उसके बाद देखिए लास्ट है सिविल डिसओबीडियंस, एक ये और इनकी जो बुक वाल्डन है, इन दोनों को हमें याद रखना है जो मोस्ट फेमस रहेगी। अब देखिए वाल्डन के बारे में पढ़े, वाल्डन इनका मोस्ट फेमस वर्क है, यहाँ तक कि नेट तक के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जो वाल्डन है इसको पढ़ेंगे हम। तो देखिए ये जो वाल्डन बुक है, तो देखिए ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी 1854 में, 1854 में पब्लिश हुई थी। आप कैसे इसको याद रख सकते हैं? देखिए इनकी फिलोसफी से महात्मा गांधी क्या रहे थे? प्रभावित हुए थे, इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। तो हमें क्या याद रखना है? 1857 की क्रांति हमारे इंडिया में हुई थी और 1854, 3 साल पहले ये वर्क राइट किया गया था। तो इतना हमें याद रखना है, 1854 में वाल्डन पब्लिश किया गया था, ये हमें याद
रखना है। अब देखिए जब ये स्टार्ट होता है ये वर्क ओपन्स विद सिंपल अनाउंसमेंट, तो देखिए स्टार्ट होते ही जो पोइट है थोरो है यहाँ पर क्या करता है, एक अनाउंसमेंट करता है, एक घोषणा करता है किस चीज़ के बारे में। थोरो स्पेंड 2 years इन वॉल्डन पॉन्ड। तो देखिए थोरो जो पोइट है इन्होंने डेविड थोरो ने क्या किया था, यहाँ पर वॉल्डन जो क्या है एक पॉन्ड है, इसके पास इन्होंने 2 years स्पेंड किए अपनी लाइफ के। बहुत बड़ा पीरियड होता है 2 year, कोई छोटी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2 साल इन्होंने इस पॉन्ड के पास, तो वाल्डन क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वो देखिए एक पौंड का नाम है, वाल्डन क्या है एक पौंड। और देखिए इसके बिल्कुल पास इसके नज़दीक इन्होंने कैबिन बनाई थी जिसमें इन्होंने 2 साल स्पेंड किए अपनी लाइफ के। और यही अनाउंसमेंट यहाँ पर पोइट करता है स्टार्ट होते ही इसके बुक के। और क्या कहता है, नियर कॉनरेड, देखिए कॉनरेड के पास था ये वाल्डन पॉन्ड। तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर अपना 2 साल का टाइम स्पेंड किया था। और देखिए कॉनरेड कहाँ पर है, ये है मैसेच्यूसेट्स में, मैसेच्यूसेट्स में है ये। और ये कहाँ पर रहेगा, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। अब देखिए और क्या बताता है यहाँ पर, एक तो बात इसने क्या बताई पोइट ने कि इसने बुक में क्या आएगा कि इसने 2 साल स्पेंड किए अपनी लाइफ के, कितने साल, 2 years स्पेंड किए हैं, 2 years स्पेंड किए इसने अपनी लाइफ के। कहाँ पर, जो ये वाल्डन पॉन्ड है इसके किनारे अपना कैबिन बनाकर। और जो ये पॉन्ड कहाँ पर है, नियर कॉनरेड, कॉनरेड के पास है, जो कहाँ रहेगा, मैसेच्यूसेट्स में रहेगा, यूएसए में रहेगा। और देखिए लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग्स, और इसके चारों तरफ क्या था, ये वुड में चले जाते हैं, एक जंगल में चले जाते हैं और वहीं पर ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जंगल में जाकर। और इसके चारों तरफ क्या होता है, नेचुरल सीनरी होती है, क्योंकि ये क्या है, एक नेचुरलिस्ट पोइट है, ये आपको याद रखना है। तो ये देखिए नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले पोइट कहे जाते हैं। तो इन्होंने अपना 2 साल कहाँ बिताए, नेचर की गोद में, इसकी लैप में इन्होंने अपना 2 year का टाइम स्पेंड किया। चारों तरफ नेचुरल सीनरी थी जहाँ पर ये रहते थे। और देखिए इस बुक की बात करें तो देखिए इस बुक में टोटल कितने चैप्टर्स है ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि इस बुक में कितने चैप्टर है, तो टोटल 17 चैप्टर्स है इस बुक के अंदर। वाल्डन बुक में कितने चैप्टर हैं, तो वो है 17 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम, हर एक चैप्टर का अलग अलग नाम है, जैसे कि हर एक बुक में चैप्टर्स का होता है। तो देखिए फर्स्ट बुक है जो इसकी, वो याद रखनी है आपको, इकोनॉमी उस बुक का नाम है। और इसमें इन्होंने क्या बताया है, इन इट ही इंट्रोड्यूसेस हिज पर्पस इन राइटिंग द बुक। तो इसमें सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या होता है, जैसे कि एक प्रस्तावना होती है, वैसे ही इन्होंने इकोनॉमी बुक के अंदर क्या बताया है, इन्होंने एक पर्पस बताया है, अपना पर्पस बताया है, उद्देश्य बताया है कि आखिर ये वाल्डन के पास कैबिन बनाकर क्यों रहे, यानी कि ये जंगलों में जाकर क्यों रहे, नेचर की गोद में जाकर क्यों रहे। तो इसका पर्पस ये बताते हैं, सेइंग ही इंटेंड्स टू आंसर द क्वेश्चंस पीपल हैव आस्क्ड अबाउट द रीजन ऑफ लिविंग अलोन इन कैबिन इन द वुड्स नियर वाल्डन पॉन्ड फॉर 2 years। और क्या कहते हैं ये कि लोग इससे जो क्वेश्चन करते हैं कि उसने 2 साल अपने व्यतीत किए अकेला रहकर, कहाँ पर रहा था ये, जो ये वाल्डन पॉन्ड है इसके बिल्कुल पास इसने क्या बनाई थी, एक कैबिन बनाई थी। तो इस कैबिन में ये 2 साल तक रहा और बहुत से लोगों से ये वहाँ पर मिला, जो लोग वहाँ आते जाते थे। कुछ फैमिलीज थे जिनमें से एक फैमिली का नाम आपको याद रखना है, ब्रीड फैमिली। तो देखिए ब्रीड पूछा जाएगा, ये क्या है, तो ये एक फैमिली का नाम है, ब्रीड किसी नस्ल का नाम नहीं है, ये एक फैमिली का नाम है, ये आपको याद रखना है। जो वाल्डन में क्या है, एक ब्रीड नाम की फैमिली है, यानी कि जैसे गुप्ता होते हैं, मेहता होते हैं, ठीक वैसे ही क्या है यहाँ पर ब्रीड फैमिली रहती थी इस इधर ही जंगल के अंदर। और ये पॉन्ड के पास जब कैबिन बना के रहता था तो ऐसे बहुत से लोगों से ये मिलता था। उसके बाद देखिए ये क्या कहता है यहाँ पर कि मैं उन सब के जवाब देना चाहता हूँ कि मैं आखिर क्यों रहा 2 साल तक अकेला इस कैबिन में और इस पॉन्ड के पास। उसके बाद देखिए अगर इसकी बात करें तो कैबिन बिल्ट इन कॉस्ट ऑफ $28.12। अब देखिए ये कैबिन जो उसने बनाया था उसमें कितना पैसा इसका खर्च हुआ था, तो देखिए $28.12 इसके ख़त्म हुए थे। 28.12 आप इसको याद रख लीजिए सीधा, क्योंकि हमें कोई मैथ्स कैलकुलेशन नहीं करने जो 1 2 वगैरह याद रखे। तो $28.12 इन्होंने इसमें
यूज किया क्या बनाने के लिए, ये कैबिन बनाने के लिए, जिसमें ये रहा 2 साल, तो इतना पैसा इसका यूज हुआ था यहाँ पर। और ये क्या है, लिव्ड 2 years, और यहीं पर इस कैबिन में 2 साल बिताए इसने, बिगिनिंग इन समर। और देखिए अपना टाइम जो ये जंगल में गया था टाइम स्पेंड करने, तो वो कब शुरू हुआ था, तो ये गर्मियों के दिनों में गया था, ये आपको याद रखना है, समर में 1845 में गया था ये आपको याद रखना है। और 1854 में इसने बुक राइट की थी। उसके बाद देखिए 17 चैप्टर द दो, तो देखिए दाउ या फिर थाउ, जैसे भी आप इसको लर्न करना चाहो, ये इसकी स्पेलिंग है THAW। तो देखिए द थाउ है जो इसका 17th चैप्टर है द थाउ, तो ये आपको याद रखना है लास्ट। और उसके बाद देखिए कंक्लूजन में अलग से बताते हैं ये बुक से बाहर, जैसे कि एक प्रस्तावना होती है और लास्ट में कंक्लूजन देते हैं, रिजल्ट देते हैं। तो ये क्या बताते हैं कंक्लूजन में, ये कहते हैं कि जब वो वापस आ जाते हैं उसके बाद क्या हुआ, एक्सप्लेन्स, उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर इसका रीजन क्या हुआ। एक्सप्लेन्स ही लेफ्ट वाल्डन, कि उसने वार्डन क्यों छोड़ दिया, ये पौंड के पास से क्यों आ गया, जिस पौंड के पास वो इतने खुशी से रहता था, तो क्यों वापिस आया, इसका वो रीजन बताते हैं। बिकॉज ही हैड मैनी मोर लीव्स टू लिव, क्योंकि उसके पास बहुत सी जिंदगियां हैं जीने के लिए अभी, यानी नेचर की गोद में वो रह चुका है और दोबारा फिर कभी मौका लगा तो वो जा पाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सी जिंदगियां हैं जीने के लिए। यानी कि वो अपनी लाइफ में हार नहीं मान सकता कि एक जगह गया और वहीं पर वो बस गया हमेशा के लिए। उसने 2 साल बिताए और वो क्या कहता है कि उसके पास बहुत लाइफ है, दोबारा फिर कभी यहाँ पर आकर वो रहेगा। तो ये कहता है, इसका रीजन ये बताता है वो, अर्जेस रीडर्स टू टर्न इनवर्ड, और वो क्या करता है, रीडर्स है जो उसके पाठक है, जो भी पढ़ने वाले हैं उसकी बुक को, उन सभी से वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, अर्ज करता है। क्या अर्ज करता है वो कहता है कि वो अपने अंदर झांक कर देखे। इनवर्ड क्या होता है, अपने अंदर की ओर झांक कर देखना। तो यहाँ पर पोइट क्या कहता है कि सभी अपने अंदर झांक कर देखे, ऑन इमेंस स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, और क्या करे वो, एक ऐसी जर्नी ले, एक ऐसी यात्रा करे कि वो खुद में ही यात्रा करे और खुद की ही डिस्कवरी करे, ना कि बाहर की दुनिया की डिस्कवरी करे, बल्कि किसके डिस्कवरी करे, खुद के सेल्फ डिस्कवरी करे, खुद की खोज करे अंदर से कि मैं कैसा हूं अंदर से। तो इस चीज की खोज करे। इसमें क्या कहता है पोइट कि सभी रीडर अपने अंदर से खोज करे, खुद के बारे में जाने। टू फाइंड फुलफिलमेंट इन नेचर रादर देन रिचेज, और क्या कहता है ये कि सभी अगर फुलफिलमेंट पाना चाहते हो, यानी कि उसके रीडर्स अगर फुलफिलमेंट पाना चाहते हैं, पूर्णता चाहते हैं, खुद को संतुष्टि चाहते हैं, खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो वो क्या करें, नेचर कि जो थिंग्स है, फुलफिलमेंट इन नेचर, कि वो नेचर की थिंग्स में क्या पाए, फुलफिलमेंट पाए, पूर्णता किस में पाए, संतुष्टि किस में पाए, नेचर की थिंग्स में पाए, नेचुरल थिंग्स में पाए, ना कि रिचेज में। रिच क्या होती है, रिचेज होती है सामान होता है, जो पैसे होते हैं, धन दौलत होती है। इन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की जगह, संतुष्टि ढूंढने की जगह कहाँ पर जाकर संतुष्ट हो, तो वो कहाँ पर हो सकते हैं, नेचर की गोद में जाकर। तो ये बातें यहाँ पर पोइट वाल्डन में कहता है। हमें सिर्फ इतनी पता होनी चाहिए, इतना ही कुछ हमारा एचटेट वगैरह में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, हिज फिलोसफी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस later influenced the political thoughts and actions of many notable figures। अब देखिए जो उसकी फिलोसफी थी, अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि वो एक फिलोसफर थे और उनकी फिलोसफी ने इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया किसको, बहुत से पॉलिटिकल थॉट्स को, यानी राजनीतिक सोच को उसने प्रभावित किया, एंड एक्शंस ऑफ मैनी नोटेबल फिगर्स, और बहुत से महत्वपूर्ण जो यहाँ पर नोटेबल विख्यात जो फिगर्स रहे हैं, व्यक्ति रहे हैं, उनकी सोच को भी इन्होंने कन्वर्ट किया, बदला। और क्या सोच उनके अंदर डाली, यानी कैसे प्रभावित किया कि उसने लोगों को क्या सिखा दिया, अपनी फिलोसफी लोगों को सिखा दी। इनमें कौन कौन लोग शामिल थे, देखिए वैसे तो बहुत से हैं, पर हम यहाँ पर फेमस की बात करते हैं तो लियो टोल्स्टॉय, गांधी है, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो देखिए ये सभी फेमस पॉलिटिशियंस इसकी फिलोसफी से, सिविल डिसओबीडियंस की फिलोसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और इन्होंने भी अपने देशों में इस फिलोसफी का प्रचलन चलाया। तो ये बातें हुई हमारी हेनरी डेविड थोरो के बारे में। इतनी बातें हमें याद रखनी है, वक्त के नाम याद रखने हैं सिर्फ बाकी। उसके बाद देखिए 10th है हमारे पास एडगर एलन पो। अब देखिए एडगर एलन पो की बात करें, ही वॉज एन अमेरिकन author, poet, editor,
कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट, तो अमेरिका के रोमांटिक मूवमेंट के भी पार्ट इनको माना जाता है। एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड मैकेवर, मिस्ट्री में रहस्य होता है, ये अपनी रहस्यमयी जो स्टोरीज हैं, इनके टेल्स हैं, जो कहानियाँ हैं। मैकेवर क्या होता है, पैशाचिक यानी भूत प्रेत से रिलेटेड, भूत प्रेत से रिलेटेड स्टोरीज के लिए इनको जाना जाता है। ही इज कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ द डिटेक्टिव फिक्शन जैनर, और देखिए अमेरिका में इनको डिटेक्टिव फिक्शन जैनर है जो इसका इन्वेंटर भी समझा जाता है। अब देखिए कंट्रीब्यूटिंग इन जैनर साइंस फिक्शन, और देखिए साइंस फिक्शन में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। ही इज फर्स्ट वेल नोन अमेरिकन राइटर टू अर्न अ लिविंग थ्रू राइटिंग अलोन, और देखिए अमेरिका के ये पहले ऐसे राइटर माने जाते हैं जिन्होंने अपनी राइटिंग से कुछ कमाया अपना जीवन यापन करने के लिए, यानी कि अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए इन्होंने कमाना शुरू किया था राइटिंग के द्वारा। ऐसे ये प्रथम राइटर है अमेरिका के। आफ्टर पेरेंट्स डाइड अडोप्टेड बाय जॉन एंड फ्रांसिस एलान, और देखिए जब ये बिल्कुल छोटी सी एज के थे तब इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। पहले इसके फादर की डेथ हुई और थोड़े दिन बाद इसकी मदर की डेथ हो जाती है। उसके बाद अडोप्ट कर लिए जाते हैं ये जॉन, जिनका नाम था एडगर जॉन एंड फ्रांसिस एलन के द्वारा इनको अडोप्ट कर लिया जाता है, गोद ले लिया जाता है, पर पूरी तरह से नहीं लिया जाता। सिर्फ ये इसको अपने घर में रखते हैं और काम करवाते हैं, खाने को देते हैं, ऐसा था, पर इसको पूरी तरह से कभी भी इन्होंने गोद नहीं लिया था। अब देखिए जो एडगर जॉन एंड फ्रांसिस एलन है, ये आपको याद रखना है, इन्हीं के नाम से जिन्होंने इसको पाला पोसा उसी के नाम से, यानी इन दोनों के नाम से ही क्या किया जाता है, एडगर ने अपना नाम, इन दोनों के ही नाम से एडगर ने अपना नाम लिया था। देखिए एडगर इसका फर्स्ट नेम आता है और एलान पो किसका नाम था, एलान नाम था जो इस जोहन की वाइफ थी फ्रांसिस एलान, तो इसके नाम से ही एलान नाम इसने लिया और पो इन्होंने खुद अपना लगाया था। यानी एडगर एलान पो एक मांगा हुआ नाम है इनका, जो इन्होंने किससे लिया है, अपने अडोप्टेड फादर एंड मदर से। फ्रॉम दैम ही गोट हिज नेम, और इनसे इसने ये नाम लिया है। एडगर एलन पो रोट अबाउट जेन स्टीथ स्टैनर्ड। अब देखिए जेन स्टीथ स्टैनर्ड है जो, इसके ऊपर ही एडगर एलन पो ने अपनी एक पोइम राइट की है जिसका नाम है टू हेलेन। ये इसकी फेमस पोइम है टू हेलेन, जो जेन स्टीथ स्टैनर्ड के बारे में इन्होंने राइट की है, टू हेलेन। तो देखिए ये है कौन, इनके एक क्लासमेट थे और ये क्लासमेट की मदर थी। तो देखिए किसके क्लासमेट, पोज क्लासमेट, पो के क्लासमेट की मदर थी ये जेन स्टीथ। और देखिए ये इनसे बहुत ज़्यादा लव करते थे, यानी कि इनके प्यार में ये पड़ जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपने ही क्लासमेट के मदर से ये प्यार करना शुरू कर देते हैं। वो टू हेलेन में ये इनका इसकी लाइफ के बारे में, यानी कि इसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन देते हैं टू हेलेन पोइम के अंदर, जो इन्हीं पर बेस्ड है, जेन स्टीथ पर देखिए इन्होंने इससे मैरिज नहीं की थी, इस क्लासमेट की मदर से मैरिज इनकी नहीं हो पाई थी, मैरिज इनकी हुई थी वर्जीनिया से। तो देखिए वर्जीनिया क्या थी, इनकी 13 ईयर ओल्ड कजन थी, 13 ईयर ओल्ड कजन, जिससे इन्होंने मैरिज की थी, जो इनसे बहुत ज़्यादा छोटी थी एज में। और देखिए इनकी फर्स्ट बुक की बात करें, ये आपको याद रखनी है, फर्स्ट बुक कौन सी है इनकी, टोमरलेन एंड अदर पोइम्स बाय ए बोस्टेनियन। तो देखिए बाय ए बोस्टेनियन इसमें नहीं लिखा आता, तो आपको क्या याद रखनी है, टोमरलेन एंड अदर पोइम्स, इस नाम से 1827 में इन्होंने अपनी फर्स्ट बुक राइट की थी, ये आपको याद रखना है, और पब्लिश की थी 1827 में ही। और सेकंड बुक इनकी है अल आरा ऑफ टैमरलेन, दोनों ही टैमरलेन के नाम से है, ये आपको याद रखनी है, टोमरलेन और
टैमरलेन, इन दोनों से आपको याद रखने हैं। ये इनकी फर्स्ट 2 बुक्स थी। और उसके बाद देखिए एज अ राइटर ही बिलोंग्स टू द गोथिक स्कूल, एक राइटर के रूप में ये गोथिक स्कूल से जुड़े हुए थे, यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा भूत प्रेत से रिलेटेड डरावनी कहानियाँ इन्होंने लिखी थी। इतनी जितनी भी पोइम्स हैं इनके, उसमें इन्होंने क्या किया था, डरावनी चीज़ों का यूज किया और कहीं पे डिटेक्टिव चीज़ों का यूज किया, जासूसी भरी इन्होंने कुछ स्टोरीज भी लिखी, अपने फिक्शन लिखे इन्होंने। और उसके बाद देखिए रोट रोमांस ऑफ हॉरर, और देखिए हॉरर के रोमांस इन्होंने लिखे थे, यानी कि रोमांस के साथ साथ हॉरर का भी यूज इन्होंने किया। द रेवन इनकी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है, ये आपको मैं बता देती हूँ, बाकी वर्क आपको खुद करने हैं इसके, इतने सारे वर्क मैं आपको नहीं करवा पाऊंगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए द रेवन है जो 1845 में ये इनकी पोएम पब्लिश हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो, नोटेबल फॉर इट्स मेलोडिक एंड ड्रामेटिक क्वालिटीज। अब देखिए ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये अपनी मेलोडिक एंड ड्रामेटिक क्वालिटीज़ के लिए जानी जाती है, यानी कि इसमें नाटकीय गुण भी है और मधुर पोइम इनकी ये मानी जाती है। मेलोडी इसमें बहुत ज़्यादा यूज की गई है, मेलोडिक एंड ड्रामेटिक क्वालिटीज से ये पोइम भरी हुई है। और रेफरेन यूज्ड, अब देखिए इसमें एक पंक्ति का बार बार यूज किया गया है, जो कौन सी है, नथिंग मोर एंड नेवर मोर। और देखिए ये बार बार ये रेवन है जो, रेवन क्या होता है वैसे मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये देखिए पैरट लाइक वर्ड होता है जो किसी भी आवाज़ को कैच करता है। हमारे इंडिया के अंदर बात करें तो तोते होते हैं, तोते जैसे क्या करते हैं कि कोई कुछ बोलता है तो उसको रिपीट करते हैं, तो ठीक उसी तरह से रेवन है अमेरिका में पाया जाने वाला एक पक्षी जो क्या करता है, तोते की तरह ही किसी भी आवाज़ को कैच करता है और उसको रिपीट करता है। तो देखिए ये रेवन है जो बार बार इन वर्ड्स का यूज करता है, नथिंग मोर और नेवर मोर बार बार ज़्यादा यूज करता है पूरी पोइम के अंदर। उससे कुछ भी पूछा जाता है तो वो सिर्फ जवाब क्या देता है, नेवर मोर। तो देखिए बहुत ही भयानक टाइप का है ये। और देखिए जैसे उल्लू रात को निकलते हैं तो ये भी द रेवन है जो रात के टाइम ही निकलता है ये पक्षी। उसके बाद देखिए अगर स्टोरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर समरी है इसकी, अननेम्ड नरेटर इन लोनली अपार्टमेंट। तो देखिए एक रूम के अंदर, एक अपार्टमेंट के अंदर अकेला जो नरेटर है वो बैठा हुआ है, नरेटर का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। और देखिए दिन कब के हैं, ये इन दिसंबर, ये दिसंबर की बात है। थिंग्स अबाउट लियोनोर, और ये नरेटर देखिए किसके बारे में सोच रहा है, तो वो लियोनोर के बारे में सोच रहा है। प्री मैच्योर डेथ, अब देखिए लियोनोर कौन थे, इसके बिलव्ड थी, इस नरेटर की बिलव्ड का नाम है लियोनोर, जिसकी प्रीमेच्योर डेथ हुई थी। और देखिए क्या होता है यहाँ पर, वो बैठा हुआ एक चेयर पर बैठा हुआ है नरेटर अपने अपार्टमेंट के अंदर, और वो लगातार लियोनोर के बारे में सोचता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसके माइंड में लियोनोर की कुछ बातें आती हैं। अब देखिए जब वो सोच रहा होता है तभी क्या होता है, टैपिंग एट डोर, तभी क्या होता है, उसके डोर पर, उसके दरवाजे पर टैप करने की आवाज़ आती है, यानी कि खटखटाने की आवाज़ें आती है। तो क्या होता है वहाँ पर, वो क्या सोचता है अपने माइंड में, परहैप्स इट वुड बी अ विजिटर, कि ये एक विजिटर हो सकता है जो रात को कहीं निकला होगा और जिसको कोई ठिकाना नहीं मिला होगा, और इसलिए वो विजिटर है जो इसके दरवाजे पर टैप कर रहा है, टैपिंग की आवाज़ कर रहा है। तो ये सोचता है वो, पर होता क्या है, वो जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तभी क्या होता है, इको ऑफ हिज ओन वर्ड्स, तभी देखिए एकदम से आवाज़ आती है, कुछ इको होती है। इको मीन क्या होता है, एक गूंज, जैसे कि हम कहीं पहाड़ियों पर जाकर कुछ चिल्लाते हैं तो हमारी ही आवाज़ पलट कर आती है, उसको हम इको बोलते हैं। तो एक गूंज, एक आवाज़ वहाँ पर पलट कर आती है बाहर से, वो क्या आवाज़ होती है, वो होती है लियोनोर। तो देखिए एक आवाज़ आती है जो कौन सी है, वो है लियोनोर, यानी कि लियोनोर वर्ड की इको आती है उसके कान में एकदम से। अब क्या होता है, वो वापिस देखता है, जब कोई नहीं मिलता तो वो वापिस चलकर अंदर आ जाता है, और जब वो चलकर आ रहा होता है तो अगेन टैपिंग, तभी क्या होता है, दोबारा फिर से टैपिंग होती है दरवाजे पर। और वो क्या सोचता है कि शायद अब क्या होगा, शायद हवा से दरवाज़ा खटखटाया होगा। ये ओपन्स विंडो, और जाकर वो विंडो से देखता है, तभी क्या होता है, रेवन एंटर्स, तभी ये रेवन है जो, यानी कि जो ये पक्षी है, ये बर्ड है, ये एकदम से विंडो से
झटपट एंट्री करता है और देखिए एंट्री करता है ये और जाकर एक सेल्फ के ऊपर बैठ जाता है ये। और देखिए क्या होता है, इट्स अपीयरेंस अम्यूजेस नरेटर आस्क्ड इट्स नेम। अब देखिए उसके अपीयरेंस है जो वो कैसा है देखने में, बिल्कुल उसके ब्लैक कलर के फीदर है यानी कि काले रंग के उसके पंख है और वो चमकदार है बिल्कुल। और उसके अपीयरेंस को देखते ही क्या करता है नरेटर, खुश हो जाता है, उसके मन में खुशी होती है और वो क्या करता है, उसका नाम पूछने के लिए जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। पर होता क्या है यहाँ रिस्पॉन्ड, वो सिर्फ क्या रिस्पॉन्स देता है जो रेवन है, वो एक भी वर्ड कुछ नहीं बोलता, सिर्फ एक ही वर्ड उसका निकलता है मुंह से, वो कौन सा होता है, नेवर मोर। हर बात पर क्या कहता है, नेवर मोर। नरेटर सीट्स, अब नरेटर क्या करता है, जाकर चेयर पर बैठ जाता है और बैठा बैठा ही उससे बातें करता है, पूछता है उससे कि कौन हो तुम, क्या तुमने लियोनोर को देखा है, लियोनोर क्या हेवन में मिलेगी, यानी कि क्या स्वर्ग में है लियोनोर, ये सभी क्वेश्चंस इस रेवन से करता है। तो रेवन बार बार हर एक जवाब में सिर्फ यही कहता है, रिप्लाई उसका सेम हो रहता है, नेवर मोर। तो इससे परेशान हो जाता है ये नरेटर, चेयर पर बैठा हुआ वो क्या कहता है, कॉल्ड इट इविल प्रोफेट, और वो इसको क्या कहकर बुलाता है, इविल प्रोफेट हो तुम, अपशकुन हो तुम बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल बुरे हो तुम, डरावने हो तुम यहाँ से निकल जाओ। उसको निकालने की कोशिश करता है, फिर कहता है कि मैं अपनी नाइट है जो उसको अकेले ही स्पेंड करना चाहता हूँ, निकल जाओ मेरे पास से। पर वो यहाँ से नहीं निकलता और यहीं पर बैठा रहता है बिल्कुल। इसके बाद क्या होता है, गो बैक बट सेम रिप्लाई, अब बार बार उससे पूछने के बाद भी वो फिर भी जवाब नहीं देता। उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद क्या होता है, वो बैठा ही रहता है वहीं पर। तो यही स्टोरी ऐड हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर रेवन के ब्लैक फीदर है जो, इसको क्या कहा गया है, साइन ऑफ इल ओमन, यानी कि अपशकुन का साइन इसको बताया गया है ब्लैक फीदर को। तो ये द रेवन के बारे में है। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो मैं आपको बताती हूँ जो आपको करने हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखिए एडगर एलन पो है जो, उनके जो मोस्ट फेमस वर्क है वो हमें करने हैं। तो देखिए यहाँ पर लियोनोर है, इनकी पोइम है, और उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर ये सब ये इनकी टेल्स हैं, ये आपको करनी है सारी। द फॉल ऑफ हाउस ऑफ असर, द मर्डर्स इन द रो मॉर्ज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, लियोनोर भी। एंड द पिट एंड द पेंडुलम इम्पोर्टेंट है, द प्रोलॉन्ग्ड लेटर, सारी ही इनकी इम्पोर्टेंट रहेगी। एडगर एलन पो से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। द प्रोलॉन्ग्ड लेटर है, द टेल टेल हर्ट, और उसके बाद देखिए ये भी पोइम है इनकी, द हॉन्टेड पैलेस, एल्डोरेडो, एनाबेल ली, और देखिए द ड्रीम विद इन अ ड्रीम। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो आपको एडगर एलन पो से करने हैं। बेशक आप अगर ना कर पाए तो इनके नेम जरूर याद रखना आप एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए ये 11वें नंबर पे हमारा है वॉल्ट विटमैन, यानी कि वॉल्टर वॉल्ट विटमैन इनका पूरा नाम है, वैसे इनको वॉल्ट विटमैन ही कहते हैं। तो देखिए इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इनके कलेक्शन के बारे में तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है, लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में आपने ये पढ़ा होगा। तो देखिए वॉल्टर विटमैन है जो, यानी वॉल्ट विटमैन, ये एक डेमोक्रेटिक पोइट कहे जाते हैं अमेरिका के, और फर्स्ट डेमोक्रेटिक पोइट भी अमेरिका के माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और देखिए ये मिस्टिकल पोइट कहे जाते हैं, एडगर एलन पो भी लिखते थे। और देखिए ये फादर ऑफ अमेरिकन ट्रांसडेंटलिज्म कहे जाते हैं, अमेरिका में फादर ऑफ अमेरिकन ट्रांसडेंटलिज्म, ये आपको याद रखना है। और देखिए इनको इगोटिस्टिकल पोइट भी कहा जाता है, और फादर ऑफ फ्री वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कौन है अमेरिका में, तो वो है वॉल्ट विटमैन। उसके बाद देखिए इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो उनमें आता है देखिए लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हम कहेंगे इसको। सबसे ज़्यादा बार ये एग्जाम में पूछा गया है, केवीएस में ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, और एचटेट में भी आ चुका है ये। लीव्स ऑफ ग्रास की बात करें तो ये इनका पोइट्री कलेक्शन हैज 12 पोइम्स, जिसमें कि 12 पोइम्स है। और टोटल बात करें तो लाइंस कितनी है इसमें, 2315 लाइंस है, यानी कि 2315 लाइंस इसमें पोइट्री कलेक्शन में है, जितनी भी पोइम्स हैं उन सब की मिलाकर। और देखिए R.W. एमर्सन है जो
हमने ये किए हैं, ये पोइट अमेरिका के R.W. एमर्सन, इन्होंने इसकी प्रेज की है इनके इस कलेक्शन की, लीव्स ऑफ ग्रास की। और लीव्स है जो यहाँ, ये एक पन है, ये आपको याद रखना है, एक पन के रूप में यूज हुआ है, जो जिसका अर्थ क्या है, अ पेज ऑफ अ टेक्स्ट, अ पेज ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम ए बुक। ये देखिए एक पन के रूप में इसको यूज किया गया है, लीव्स को, ये आपको याद रखना है लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में। और देखिए इसमें एक मोस्ट फेमस पोइम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये आपको याद रखनी है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसका है पार्ट, वो है लीव्स ऑफ ग्रास में पोइम है एक। और देखिए इनकी जो पोइम्स है उसके बारे में बात करें तो वन सेल्फ आई सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट पोइम है। व्हेन लिलाक्स लास्ट इन डोरियार्ड ब्लूम्ड, अब देखिए ये देखिए किसके बारे में है, ये एक एलजी है। एलगी क्या होती है, या एलजी आप जो भी कहना चाहो, तो एलजी क्या होती है, एक शोक व्यक्त करने वाली, किसी की डेथ पर लिखी जाने वाली पोइम होती है, कोई भी कविता होती है, तो उसको हम एलगी या एलजी कहते हैं। अब देखिए ये 206 लाइन की पोइम है, ये आपको याद रखना है। और ये पोइम है जो मॉर्न ऑन डेथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन। तो देखिए अब्राहम लिंकन की डेथ पर, अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं अब्राहम लिंकन, उनकी डेथ पर ही लिखी गई थी ये एलजी, जिसका आपको नाम याद रखना है व्हेन लिलाक्स लास्ट इन डोरियार्ड ब्लूम्ड। और देखिए एक ये याद रखोगे इंपॉर्टेंट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और क्या याद रखना है, लीव्स ऑफ ग्रास, इनके पोएट्री कलेक्शन का नाम। और देखिए इनका एक नोवेल है, मोस्ट फेमस है, ये भी आपको याद रखना है, फ्रैंकलिन इबांस। अब देखिए फ्रैंकलिन इबांस है, इनका एक नोवेल है जिसका सबटाइटल पूछा गया था, तो इसका सबटाइटल है द इनएब्रिएट। इनएब्रिएट होता है जो शराब की लत जिसको लग जाती है, हमेशा ही नशे में चूर रहता है, तो उसको हम इनएब्रिएट कहते हैं। तो ये इसका टाइटल है फ्रैंकलिन इबांस द इनएब्रिएट। ये क्या है, एक ड्रंकार्ड होता है जो क्या करता है, शराब बहुत ज़्यादा पीता है, फ्रैंकलिन इबांस इस नोवेल के अंदर। आफ्टर दिस नोवेल अ मूवमेंट स्टार्टेड, और इस नोवेल के बाद एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, एक आंदोलन शुरू हुआ अमेरिका में। ये असली है, कोई नोवेल के अंदर की बात नहीं है, बल्कि नोवेल पर ही बेस्ड है ये आंदोलन जो अमेरिका में चला था, जिसका नाम है टेम्परेंस। ये आपको याद रखना है, टेम्परेंस क्या होता है, a social movement against the use of alcohol। तो ये आपको याद रखना है, जो कि शराब के यूज पर, इसके खिलाफ, यानी शराब के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया था अमेरिका में, जिसको हम टेम्परेंस कहते हैं। तो ये आंदोलन अमेरिका में चला था इस नोवेल के बाद, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नोवेल। और देखिए इसके कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं, कोल्बी मेन कैरेक्टर इसमें आएगा, इवेंस का जो बेस्ट फ्रेंड होता है सबसे पहले ये नोवेल में मिलता है, मिस्टर ली याद रखना है, मैरी है, मैरी इसकी वाइफ है इवेंस की, द मार्शियन फैमिली है इसके अंदर, और वन है एक मार्गरेट है, मिसिज कॉनवे है, मिसिज कॉनवे पूछा गया था कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर कोल्बी एंड मिसिज कॉनवे आपको जरूर याद रखने हैं जो इस नोवेल में आते हैं, यानी ये लोग हैं जो यहाँ पर होते हैं, इस नोवेल के अंदर आते हैं जो। उसके बाद देखिए थीम की बात करें, इस नोवेल का थीम है सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल, यानी कि स्ट्रगल के बाद सक्सेस जरूर मिलती है। चेंज इज ऑलवेज पॉसिबल, सेकंड ये है, यानी चेंज इज ऑलवेज पॉसिबल, कि चेंज हमेशा पॉसिबल होता है। तो देखिए ये हुए आज हमने की है 9th 10th एंड 11th राइटर जो इम्पोर्टेंट है, पोइट्स है जो अमेरिका के, ये आपको याद जरूर रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो देखिए बिना कहे आप मेरे लेक्चर को शेयर कर दिया करो। थैंक यू।